नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। 20 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा एमपी हाई कोर्ट के एग्जाम में। आपके पास करीबन जो है अभी 2 मंथ है, फरवरी लास्ट तक जो है एग्जाम हो सकता है। ओके, तो आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और मैथ्स रीजनिंग में आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। 20 में से 20 बिल्कुल भी आपके स्वीकार्य नंबर होना चाहिए और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ए प्लस बी बराबर 20 और इक्वल टू बी का 50% है। 20% बराबर बी का 50% है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया है। तो देखिए, ए प्लस बी इसका 20%, ठीक है, 20% बराबर बी का 50%। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ए और बी के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो यानी 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा। इसको मैं इधर ले जाता हूँ b को, 2a बराबर हो जाएगा 5b माइनस 2b, ठीक है। तो 2a बराबर हो जाएगा 3b। तो यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3:2, ठीक है। तो a की वैल्यू हम मानेंगे 3 और b की वैल्यू मानेंगे 2, ठीक है, यहाँ से। ओके, अब सीधा सीधा मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी आप देखोगे 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी दिया हुआ है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, और माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2 है। यही तरीके से 6 + 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी 4/8 यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, कभी भी कोई भी ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई है और चौड़ाई 10% घटाई गई है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, कितना होगा। आयत हमारा होता है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लंबाई में 10% बढ़ाया गया है और वहीं 10% जो है इसमें घटा दिया गया है। तो हमें बताना है कि आयत में के क्षेत्रफल में कुल कितना बदलाव देखने को मिला है। अगर आप किसी बेसिक मेथड से करते हो, जैसे कि मैं लंबाई कभी भी मान लूँ, लंबाई मान लो मैंने 100 मान ली, इसी तरीके से मैंने मान ली जो चौड़ाई है उसको भी 100 मान लेता हूँ, तो इसका 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा और इसका 10% घटाओगे तो ये 90 हो जाएगा। आपको पता है कि L इंटू बी ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी 90 गुणा 110। ये कितना हो रहा है हमारा, देखिए यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा 9900। यानी शुरुआत में आप देखिए, शुरुआत का जो हमारा आयत का क्षेत्रफल था 100 गुणा 100 था, यानी आप देखोगे यहाँ पर ये कितना हो रहा है हमारा 10,000। हमारा बचा कितना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 9,900 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखिए कितने की कमी हमें देखने को मिल रही है और परसेंटेज में हमें निकालने को कहा गया है। तो यहाँ से आप देखो, इसमें से घटा दोगे आप सीधा सीधा, तो यहाँ से 0, ये 0, तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, यानी 100/10,000 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 0 से 0000 यानी 1%, 1% की हमें कमी देखने को मिली है, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, पर ये आपको अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आयत का, या फिर आपको बात की जाए स्क्वायर का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस एक बात याद रखना कि अगर आपको वहाँ पर बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर प्लस लेना है और घटाया जाता है तो माइनस लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लंबाई 10% बढ़ाई गई है तो 10 लूंगा, लेकिन घटाई गई है कितनी, यहाँ पर चौड़ाई, यानी 10% माइनस कर दूंगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए कितना बचेगा 1%। तो 1% यानी माइनस हमें ये दिखा रहा है कि घट गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंक्रीज नहीं डिक्रीज। ओके, डिक्रीज इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो माइनस हमें चिन्ह बता रहा है यहाँ पर कि 1% की जो है कमी देखने को मिली है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 क्रमागत छूट है 20% और 15%, तो एक समतुल्य यानी टोटल मिला के छूट कितनी हो जाएगी। वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने पिछले आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में, वही आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए छूट दी गई है तो छूट -20%, इसे भी छूट दी गई है -15%,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से देखोगे 20 इंटू 15/100। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 35 माइनस का प्लस 20 पंजे 100 और 5 15, यानी ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ से आप देखो कितना बचेगा, ये 33%, 32%, यानी आप देखोगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, आसान से प्रश्न है, एक आपको इसमें जो है ज़्यादा पेन कॉपी चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ऐसे क्वेश्चनों में अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो रही है, वो 1380 हो रही है और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। तो हमें बताना है कि वार्षिक ब्याज दर कितनी है। भाई कितना दर थी तब जो है 3 वर्ष में इतनी हो गई और 5 वर्ष में इतनी हो गई, तो रेट हमें निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस RT/100 होता है। ये साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं। हमें अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पर, यानी हमारी जो राशि मिल रही है वो 1380। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 प्लस R हमें निकालना है, टाइम हमें पता है 3 साल है /100। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे दूसरे का निकालूंगा मैं, तो दूसरे में देखिए 1500 अमाउंट दिया हुआ है, P हमें पता नहीं है, 1 प्लस R इंटू 5/100। तो मैं इन दोनों का क्या लेता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ, बटे में ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए P से P कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगी। इसे मैं किससे काट सकता हूँ, 2 से काट सकता हूँ, 2 6 12, 2 9 18, और इसे काट सकता हूँ 2 7 14, 2 5 10। फिर इसे 3 से मैं काट सकता हूँ, फिर से 3 दूना 6, 3 3 9, और इसे काट सकता हूँ 3 दूना 6, 3 5 15, यानी 23/25। तो ये हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो इसमें भी होगा, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। इतना आप कैलकुलेशन कर पाओगे बिल्कुल। तो 23/25 इक्वल टू 100 प्लस 3R/100 प्लस 5R, ये आ गया। यहाँ से हम हार निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ से देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, ये 2300 प्लस, यानी 23 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 15 और 5 दूनी 10 और 11, 115 हो जाएगा। 5 15 और 5 दूना 10 और 11, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से इसी तरीके से हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500 प्लस 25 3 75 होता है, R हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ R को, क्योंकि 115 में से मैं 75 घटाऊंगा और इसी तरीके से 2500 में से 2300 घटाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 200, तो ये बचा हमारा, 2500 में से 2300 जाएंगे 200 ये बचा, और 115 में से 75 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 0 7 और 4 11 R, 40 R बराबर हो जाएगा 200। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 और 4 से काटूंगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%। तो R हमारी निकली 5%, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, कैलकुलेशन थी थोड़ी पर लेंदी, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं था क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए बी बराबर 3:5 है और बी सी बराबर 4:7 है तो ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। 4:7, देखिए यहाँ पर बी कॉमन है तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू हमें समान करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए 5 है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, इधर 4 है तो 4 से मैं इधर करूंगा, 4 मुझे यहाँ, तो 12/20, और ये कितना हो जाएगा 20/35। तो ये बी सी है और ये ए बी है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। तीनों का रेशियो लेना है दरअसल, तो मैं यहाँ से रेशियो ले लूंगा 12 20 35 है कहीं आंसर 12 20 35, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, x/y का रेशियो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3:5, तो x माइनस y हमें दिया हुआ है -2, तो x प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनको मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मान लूंगा मैं 3x और -5x y की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए -2, तो यहाँ से देखोगे आप माइनस का 2x बराबर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू हमारी 1 आई है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू जो रहेगी, यहाँ पर x की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, x इक्वल टू 3 × 1 यानी 3 आ जाएगी, और इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो दोनों का योग पूछा गया है, तो 3 + 5 बराबर कितना होता है 8, यानी आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति
किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, कोई पीपल है, व्यक्ति है, 5 दिन में काम करता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम 3 दिन में कर लेता है। यानी जो फादर है, एफ से कर लेता हूँ, फादर और प्लस सन, ये कितने दिन में? 3 दिन में कर रहे हैं। पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये पूछा गया। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए 3 पंजा 15, इनका एलसीएम आ जाएगा। फादर की एफिशिएंसी तो आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी, लेकिन पिता और सन की, यानी पिता और बच्चे की जो रहेगी एफिशिएंसी, वो कितनी आ जाएगी? 3 पंजा 15। देखिए ये दोनों की है और ये फादर की है, तो यहाँ से हम दोनों में माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से जो है पुत्र की क्षमता जो है उसे पता पड़ जाएगी। और टोटल वर्क हमें पता है कितना है, यहाँ पर 15 है। तो पुत्र यानी सन की क्षमता, देखिए 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। यानी टोटल वर्क जो है पुत्र द्वारा कितने दिन में कम कर लेगा ये? 2 7 14, 1 बचेगा, 2 सही 1/2। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ऐसे ही आपसे कई तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। फॉर्मूला पे नहीं जाना है आपको। फॉर्मूला आप कितना याद कर लोगे? फॉर्मूला बस आप याद करो, मेंसुरेशन के याद करो हो सके, क्योंकि मेंसुरेशन के बिना फॉर्मूला के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अर्थमेटिक का जो पोर्शन रहता है उसमें फॉर्मूला की इतनी जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। और आपके पास टाइम काफ़ी होना है, ऐसा नहीं है आपके पास जब एमपी हाईकोर्ट का एग्जाम होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है जितने भी एमपी के एग्जाम होते हैं। बस आता है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चनों की, क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, एक रेलगाड़ी की लंबाई हमें दी हुई है 3:4:3, उनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है 6:5, तो खंबे को पार करने में लिया गया समय हमें बताना है। तो टाइम बराबर हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस वही रहेगी जो लंबाई है हमारी ट्रेन की, क्योंकि जो खंबा है वो बहुत ही कम होता है, लंबाई उसकी देखा जाए तो बहुत कम होता है कंपैरिजन टू ट्रेन, ठीक है। तो इसीलिए तो L1 L2 यानी 2 ट्रेन है तो 4:3 है ये। और इसी तरीके से आप देखोगे तो इसे मैं मान लेता हूँ, देखिए T1 मान लेता हूँ D1/S1, T2 मान लेता हूँ D2/S2, ठीक है। तो दोनों का हमें पूछा गया है, तो देखिए यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 4:6, और इसमें आप देखोगे 3:5। ये नीचे आएगा, ये ऊपर पहुंचेगा 4×5 और 6×3, यानी यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 20/18, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो ये जो है उसकी समय का अनुपात होगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर टी माना गया दोनों ट्रेन। ओके, तो ये कैलकुलेशन थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, धारा की दिशा में नाव की गति पूछी गई है। नाव की गति दी गई है हमें। दर्शक, धारा मतलब होता है बहाव। कोई नदी है तो वो दिशा में, मतलब बहाव में जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जाएगी। तो बोट और स्ट्रीम मतलब धारा होती है, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। वहीं अगर हम अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं तो 8 घंटा है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में है तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी नाव कितने दिन में कर रही है। तो पहले तो हमें जो नाव है उसकी स्पीड पता होना चाहिए कि वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए 2 इक्वेशन बन गए हमारे, एक तो ये पहला, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और ये 2b बराबर ये कितना हो जाएगा 20, तो बोट बराबर हो जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है बोट की। हमें दूरी कितनी तय करना है, 24 किलोमीटर तय करना है। हमें पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दी हुई है 24 किलोमीटर और स्पीड हमें दी हुई है बोट की 10 किलोमीटर, यानी 2.4 आवर्स जो लगेंगे वो बोट को 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेंगे, अगर वह शांत जल में चलती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर लग रहा होगा आपका। 2 की पावर x दिया हुआ है, 3 की पावर y दिया हुआ है और 6 की पावर z दिया हुआ है माइनस का। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1/x + 1/y + 1/z। आप थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें हमें क्या करना पड़े जाकि हमें ये मिल जाए एक्स वाई में। आप देख रहे हो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी आप देखोगे यहाँ पर 2x × 3 की पावर y बराबर 6 - z। तो यहाँ से देखिए 6 की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x + y और बराबर हो जाएगा 6 की पावर z। यानी देखिए 6 यहाँ पर भी मिल गया, 6 यहाँ पर भी मिल गया, तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ, यानी x + y बराबर हो जाएगा -z।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, इधर ले सकता हूँ ना इसको, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको इन्वर्स करना है, यानी अब देखोगे यहाँ पर ये 1/x है, 1/y 1/z दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ। तो हमारा आंसर देखा, या तो आप इसमें कोई ऐसी वैल्यू मान लो कि जिससे हमें आंसर मिल जाए। ठीक है, आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देखोगे x की वैल्यू मान लो मैंने 1 मान ली, और y की वैल्यू भी मैंने 1 मानी है, और z की वैल्यू मैंने -1 मानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं रखूंगा तो देखिए 1 1 ये 6 ही होगा, और यहाँ पर -1 रखूंगा तो मुझे 6 ही मिलेगा, तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको ऐसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं सीधा सीधा यहाँ पर रखूंगा, जब इसमें 1/x की वैल्यू हमने 1 मानी थी, प्लस 1/y की वैल्यू भी हमने 1 मानी थी, और इसी तरीके से आप देखोगे प्लस 1/-1। तो यहाँ से देखिए ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस है तो ये कट जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ओके, तो इसको आप इन्वर्सली ले लेते नीचे, तो भी हमारा जो है इसको इन्वर्स करने के बाद जो है हमारा 1 आता। ओके, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चनों को, जैसा आपके दिमाग में। देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी जो है वो नॉलेज बढ़ेगी। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं 10 क्वेश्चन। हमने जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन देखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला जा रहा है। उत्तर मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से गया है और इधर गया है 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, यानी यहाँ पर पहुंच गया है 90 डिग्री दाएं। तो 90 डिग्री मतलब राइट साइड, दाया मतलब इधर इसका मुंह है, तो 90 डिग्री मतलब इधर मुड़ेगा। ठीक है, और घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर चला ये इतना। फिर वह 45 अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री मुड़ रहा है। तो देखिए ये तो पूरा 90 हो गया, 45 क्या होता है, 90 का आधा होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरा 90 है, तो यहाँ पर इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा। तो ये दाईं तरफ मुड़ गया। ठीक है, घूमकर, और 2 किलोमीटर चल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक चला है 2 किलोमीटर। और चलने के बाद उसे 45 बाईं मुड़ जाता है, यानी यहाँ से आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से। अब इधर इसका मुंह है, इधर इसका जो है मुंह है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। हम इधर आ गए। ठीक है, ये 5 ये 5 और ये 2, यहाँ पर आ गए, इधर मुंह है इसका। अब बाएं मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो जाहिर सी बात है ये इधर से इधर मुड़ेगा, तो ये शुरुआत के यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो यानी ये सीधा हो जाएगा, और सीधा हो जाएगा तो इस तरफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो अब पूछा गया है कि वह किस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है कि नहीं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये इस दिशा में मतलब पूर्व की दिशा में, आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं और एक शब्द दिया हुआ है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका हमें बताना है कि इसमें से नहीं लिखा जा सकता है, तो फिस्ट लिखा सकता है। देखिए फिस्ट एफ दिया हुआ है क्या, इसमें एफ तो है ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। लिखो, पहला ही ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ गया। एक सेकंड, लार्क बिल्कुल लिख सकते हैं, LAR और यहाँ पर के है क्या, के तो है ही नहीं, तो इसे भी नहीं लिख सकते। एफ है, एफ इसमें है ही नहीं है। PHILANTHROPIST, तो इसमें शायद यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, नहीं लिखा। इससे ऐसा होना चाहिए लिखा जा सकता है दर्शक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा जा सकता है, इसे आप थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पर लिखा जा सकता है क्वेश्चन में यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमें लिखना है, ये हमें नहीं लिख सकते, एफ है ही नहीं है, के है ही नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते। ये वाला देखते हैं, H बाय, H है पर बाय नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते। पिस्टन लिख सकते हैं, PISTO और N, ये वाला लिख सकते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमें पूछा गया था दरअसल इसमें से कौन सा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, बाकी ये वाले हम नहीं लिख सकते। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें पूछा क्या गया है। आप पहले, अब मान लो यहाँ पर मैं आगे नहीं देखता तो मैं बस यही आंसर लगा के नहीं निकल जाता आगे कि भाई यही नहीं लग सकता। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। वो तो मैंने आगे ऑप्शन देख लिया, तो कभी आप एक नज़र मार लिया करो ऑप्शनों पर।
ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं ना तो बहुत मतलब अफसोस होता है ऐसे क्वेश्चन कि भाई इतने आसान से क्वेश्चन गलत करके। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 1 1 4 8 9 27 और 16। ये सीरीज है, अगली सीरीज हमें निकालने को कहा गया। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, सीरीज को 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर करूंगा कुछ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये? ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होने पर, 3 का स्क्वायर 9 और 16, 4 का स्क्वायर 16। यानी आप देखो अभी ये वाली देखो, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9 27। तो अगला क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 4 चौक 16, 16 चौक 64 होता है। हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, शरीर चेहरा, तो कैमरा क्या है? कैमरा के शरीर, भाई शरीर में आपके चेहरा लगा हुआ है। ठीक है, तो कमरे में क्या होता है? सोफा, कालीन, दरवाजा, लेंटर। तो दरवाजा होता है, दरवाजे से तो आप पूछते हो। ठीक है, ये सब चीजें तो बाकी आपको टेम्पररी चीजें अलग से लगती हैं। दरवाजा आपके कमरे में लगा होता है पहले से ही। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर CLOSE दिया हुआ है और DNRWJ। तो पहले तो हमें इसका जो है कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, इसमें बन क्या रही है सीरीज। देखिए C से D हो रहा है, फिर L से LMN, एक बढ़ा दिया गया है, N आया, फिर OPQR, दो बढ़ा दिए गए हैं, मतलब C से D हो गया, फिर LMN आया है। ठीक है, N, फिर OPQ, फिर R आया है। ठीक है, RSTUVW, यानी आप देखोगे W है, W यानी S से स्टार्ट है दरअसल। ठीक है, S से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। फिर उसके बाद EFGHIJ, यहाँ पर 4, मतलब एक एक बढ़ रहा है सीधा सीधा। तो O के बाद O, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? P आना चाहिए। फिर P के बाद देखिए PQR आना चाहिए। फिर E है यहाँ पर, EFGH आना चाहिए। फिर N है, NOPQR आना चाहिए, यानी PRHR, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर, क्राउन को इस तरीके से लिखा गया है तो बोर्ड को क्या लिखेगा? तो इसमें भी हम वही सीरीज लगाएंगे जिस तरीके से हमने पिछला जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, और इसमें देखते हैं कौन सी जो है सीरीज हमें देखने को मिल रही है। देखिए B से C हुआ है, उल्टा चला है, R से S हुआ है, फिर N से O हुआ है। ठीक है, और WX यानी इस तरीके से आया है, फिर M से N आया है, मतलब एक बार इधर एक बार इधर ऐसे करके चल रहा है, BOARD। ठीक है, तो देखिए B से कम पहले क्या मिलेगा? A मिलेगा, A से इधर, क्योंकि इधर से B से C हुआ है। फिर यहाँ से देखिए R के बाद S हुआ है, तो O के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो AP देख लेते हैं हम ऑप्शन में, पहले कोई दिया हुआ है, देखिए A दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला तो है ही नहीं, तो AP यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही देखिए AP दिया हुआ है, इसमें तो N दिया हुआ है। बाकी आपको आगे चेक कर सकते हो, वो भी देखिए। तो यहाँ पर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज हमारी यही बन रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा B ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राम श्याम से धनी है। राम जो है वो श्याम से धनी है, धनी का मतलब बड़ा मैंने लगा दिया साइन। ठीक है, किंतु सोहन जितना नहीं है। सोहन जितना धनी नहीं है, तो सोहन जाहिर सी बात है इससे ज्यादा बड़ा होगा। तो जो रमेश की अपेक्षा गरीब है, तब श्याम, देखिए किंतु जितना धनी किंतु सोहन जितना धनी नहीं है जो रमेश की अपेक्षा गरीब है। तो रमेश की अपेक्षा गरीब है, मतलब रमेश देखा जाए तो सोहन से भी ज्यादा अमीर है। तो हमें पूछा गया है तब श्याम पूछा गया, तब श्याम सोहन से धनी है? नहीं है। सोहन से गरीब है? बिल्कुल है, सोहन से गरीब है। रमेश से गरीब है? ये भी गरीब है, रमेश से भी गरीब है। और रमेश से धनी है? रमेश से धनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सोहन से धनी ये भी नहीं है।
तो यहाँ पर हमें देखिए रमेश से गरीब है, दो ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। फिर तो सोहन जैसा गरीब है, सोहन जैसा, अच्छा यहाँ से देखिए जैसा लगा हुआ है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सोहन जैसा क्या गरीब होता है, सोहन से गरीब है वो, मतलब तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल सीधा सीधा रमेश से गरीब है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 6 प्राणी एक वृत्त की केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता, ये प्राणी है। ओके, प्राणी है, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश पालते हैं तो। और बात की जाए मुर्गी, तोता, बंदर, तो इन सभी प्राणियों में हमें बताना है कि खरगोश के बाईं ओर कौन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करो, 2 सर्कल बना लिया करो पहले तो, क्योंकि कभी कभी क्या है 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। अगर एक से काम हो रहा है तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बिल्ली बहुत ही प्यारी होती हैं और बहुत जगह व्हाइट बिल्ली बहुत शानदार लगती हैं। और कुत्ते भी, कुत्ते तो आपको हर घर में मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर से पर जाने कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। और खरगोश बेचारे बहुत ही शरीफ होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बोला है बिल्ली, कुत्ता, खरगोश के बीच में, बीच में, ठीक है। तो हम मान लिए, देखिए बिल्ली मतलब कैट, फिर इसके बीच में एक एक बैठा है तो कुत्ता मतलब डॉग, और खरगोश मतलब होता है रैबिट, रैबिट ही बोलते हैं खरगोश को। ठीक है, तो तीनों मैंने, अब इन दोनों तीनों के बीच में देखिए एक एक मैंने बैठा दिया है। आगे देखिए मुर्गी, तोता और बंदर के बीच में है। ठीक है, तो इनके बीच में मुर्गी, तोता, बंदर हैं, पर ये नहीं पता कि कौन किसके बीच में। तो आगे देखिए कुत्ता तोता के बाईं ओर है, बाईं मतलब होता है लेफ्ट साइड। तो जो कुत्ता है, देखिए कुत्ता ये रहा, तो तोता, तोता के बाएं मतलब लेफ्ट साइड। तो ये हमारा देखिए, अब जाहिर सी बात है इधर का मुंह करेंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा, ये हमारा राइट साइड होगा। तो ये राइट, ये लेफ्ट, यानी हमारा जो तोता रहेगा, पैरोट रहेगा, PARROT, पैरोट जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा। तो हमें पूछा गया है कि खरगोश के बाईं ओर कौन है, खरगोश के बाईं ओर, खरगोश हमारा ये रहा। तो देखिए बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड तो तोता ही है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। ठीक है, तो आसान सा प्रश्न था, तोता जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 व्यक्ति PQXYZ एक उद्यान में बैठे हुए हैं और ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो P X की माँ है, P जो है वो X की माँ है, ठीक है, जो जेड की पत्नी है, तो मतलब जेड हस्बैंड हो जाएगा इसका। बाई P का भाई है, बाई जो है वो P का भाई है, इसका P का भाई है बाई। ठीक है, तो हमें बताना है तथा Q P का पति है, Q जो है वो P का पति है, Q P का पति है। तो यहाँ पर ये फिर माँ है जो जेड की पत्नी है। अच्छा ये पत्नी है, देखिए दोबारा से समझिए, शुरुआत में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए देखिए P X की माँ है, P जो है वो X की माँ है, जो जेड की पत्नी है, P X की माँ है जो जेड की पत्नी है। यानी अगर देखा जाए तो X की यहाँ पर X की माँ है, तो जो जेड जो है इसकी पत्नी है, मतलब ये दोनों जो है रिलेशन में, मतलब पति पत्नी है, ऐसा है। ठीक है, बाई P का भाई है, बाई जो है वो P का भाई है। ठीक है, Q P का पति है, तो यहाँ पर जो है वो Q हो जाएगा। इस तरीके से ये रिलेशन बनेगा दर्शक। ठीक है, देखिए अब आगे बोला गया P के साथ जेड का क्या संबंध है। P हमारा ये रहा और जेड हमारा ये रहा। ठीक है, तो P जो है वो जेड का क्या लगेगी, सास लगेगी, क्योंकि ये इसका जो है वो बेटा है कि नहीं है, मतलब ये इसकी सास लगी, ये इसकी बेटी हो मतलब ये इसकी पत्नी हो गई। तो ये जो P लगेगी वो जेड की सास लगेगी, यानी आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन।
क्योंकि ये दोनों जो है पति पत्नी है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15, देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये दिया हुआ है, इसका अर्थ ये दिया हुआ है, तो ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन में देख लीजिए 15। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए भाग का +4, माइनस का इंटू 6, प्लस का क्या दिया हुआ है -7, ये हो गया 3 पंजा 15 + 24 -7, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 22। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइए वीडियो को। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।